हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी पे बेस्ड है। क्लास 8 का चैप्टर 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। हम लोग आने वाले समय क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लास का जो भी चैप्टर्स है उसका एमसीक्यूज डिटेल में स्टडी करेंगे और चैप्टर के बारे में ब्रीफ इन्फो लेंगे। अगर आप लोग को और कोई वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में हम लोग और डिटेल्ड वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। और आपको मैं इससे पहले 2 और वीडियो पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, जो इसमें 4 टाइप्स के दिए हुए हैं और इधर 4 आंसर्स हैं उसके। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट दिया हुआ, तो हम लोग जानते हैं परमानेंट सेटलमेंट कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसमें क्या क्या डिटेल इसका लेते हैं। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को लॉन्च किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय के बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ये जरूर याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो परमानेंट सेटलमेंट था, इसके जो एडवांटेजेस मीन्स कह सकते हैं कि जो ये मीन्स इसका फंक्शन क्या था। इसका फंक्शन था कि जो भी रैयत मीन्स उस समय जो किसान पीसेंट्स होते थे उनको हम लोग फार्मर्स को रैयत कहते थे। तो जो भी रैयत अगर मीन्स जो अपना लैंड पे वो कल्टीवेट करता था तो उसमें से कुछ टैक्स थे, रेवेन्यू, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन लोग को देने रहते थे। तो उस समय परमानेंट सेटलमेंट जब 1793 में लॉन्च हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उस समय के बंगाल के गवर्नर जनरल, उन्होंने जो उस समय के लोकल राजास और तहलुकदार्स कहते थे, जो किसी भी विलेज के जो भी मीन्स रेवेन्यू कलेक्शंस कर सकते हैं और विलेज के मैपिंग मीन्स कहाँ किसका लैंड है वो सब के बारे में डिटेल रखते थे, उसको तलुकदार्स कहते थे। तो उससे इस सिस्टम के अंतर्गत उन्हें जमींदार्स बना दिया गया और जो भी पीसेंट्स थे उनसे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उसका 10% उन लोग खुद अपने पास रखते थे और जो बाकी 90% बचा वो कंपनी को हैंड ओवर करते थे। 90% कंपनी को हैंड ओवर करते थे। तो उस समय जो परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड थे वो थे जमींदार्स। तो यहाँ हो जाएगा 1 का 4 हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं ब्लू रेविलियंस। ब्लू रेविलियंस जो है वो इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड है। इंडिगो कल्टीवेशन आप लोग जानते होंगे, उस समय इंडिगो का कल्टीवेशन होता था। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इंडिगो कल्टीवेशन क्या था, क्या होता था, इसमें क्या क्या सिस्टम्स थे। तो इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड था ब्लू रिविलियन, जिसका हिंदी होता है नीला विद्रोह। नीला मीन्स इंडिगो एक तरह का सिंथेटिक डाई था जो यूज़ में आता था, जो वाइट क्लोथ्स होते थे उसको प्रिवेंट करने के लिए और उसे कलर मीन्स अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। तो ब्लू रिविलियंस जो थे ये थे इंडिगो से संबंधित। और ब्लू रेविलियंस जो थे वो एक गांधी जी के ऑर्डर मीन्स गांधी जी के निर्देशानुसार उन्होंने 1917 में एक मोमेंट लॉन्च किया था जिसका नाम था चंपारण मोमेंट। तो 2 का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 4 और 2 का 1। और 3 है कलमकारी। कलमकारी जो है वो एक तरह का डिज़ाइन है। कलमकारी डिज़ाइन उस समय आंध्र प्रदेश में ये फेमस था। कलमकारी एक तरह का मीन्स डिज़ाइन आर्ट है जो क्लोथ्स पे उसका मीन्स इस्तेमाल होता था। कलमकारी का हैंडमेड डिज़ाइन पेंटिंग्स क्लॉथ पे इस्तेमाल होते थे। वो बहुत ही मीन्स वो जो क्लॉथ थे बहुत एक्सपेंसिव थे, वो बहुत एक्सपेंसिव में मार्केट्स में लॉन्च होते थे और बहुत एक्सपेंसिव में बाई किए जाते थे। तो इसका हो जाएगा 3 का
टू। और जो लास्ट है रैयतवाड़ी सेटलमेंट। जो ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट है, रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो है वो लॉन्च हुआ था 1822 में। 1822 में लॉन्च हुआ था। जो मीन्स 1822 में एक और सिस्टम भी लॉन्च हुआ था जिसका नाम था महलवारी सेटलमेंट। महलवारी सेटलमेंट। और इसे लॉन्च किया था हॉल्ट मैकेंजाई ने। लेकिन कहाँ लॉन्च किया था? यूपी स्टेट के आसपास में लॉन्च किया था। लेकिन ये जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट है ये लॉन्च हुआ था 1822 में। ये भी लॉन्च हुआ था। इसे लॉन्च किया था सर थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो ने इन्हें लॉन्च किया था। कहाँ लॉन्च किया था? मद्रास प्रोविंस में। उस समय 3 प्रोविंस था, मद्रास प्रोविंस में इसे लॉन्च किया गया था। तो इसी तरह से ये 4 का हो जाएगा मुनरो सिस्टम। इसे मुनरो सिस्टम कहते हैं। हम लोग देखिए फर्स्ट का हो जाएगा 4, फर्स्ट का 4। और सेकंड का हो जाएगा, सेकंड का ब्लू रिविलियंस इंडिगो। सेकंड का फोर्थ हो जाएगा, सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा 2 और फोर्थ का हो जाएगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग आगे ऑप्शन में देखते हैं कौन आंसर इससे मैच करता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का 4 था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विद इन द सिस्टम of niche cultivation, the planters directly control the land on which indigo was cultivated. The problem in growing indigo under niche cultivation was that the, इसमें कह रहा है कि पहले जो इंडिगो कल्टीवेशन होता था वो 2 तरह से होता था। इंडिगो कल्टीवेशन जो है वो 2 तरह से होता था। एक था नीच कल्टीवेशन, मीन्स उसे 2 टाइप में बांट दिया गया था। एक था रैयत कल्टीवेशन। तो नीच कल्टीवेशन में था कि जो प्लांटर्स है, मीन्स जो भी इंडिगो का जो बीज है, मीन्स सीड्स को परचेस करते थे और उसे फिर प्लांट करते थे, उसे हम लोग प्लांटर्स कहते थे। तो वो या तो अपने लैंड पे उसे प्लांट करते थे या तो किसी को अपना लैंड रेंट पे देते थे। लेकिन रैयतवाड़ी सेटलमेंट में जस्ट इसका अपोजिट था। रैयतवाड़ी सेटलमेंट में कोई भी जो प्लांटर्स था वो किसी भी रैयत मीन्स उस समय कहा जाता था जो भी फार्मर्स थे उन्हें रैयत कहा जाता था। तो कोई भी रैयत से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत में मीन्स 1 साल या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता था, जिसमें आपको जो मीन्स फार्मर्स थे उस समय 25%, मिनिमम 25% जो लैंड उनका था उनमें इंडिगो कल्टीवेशन करना था। और इसके लिए उन्हें हर पीरियोडिकली मीन्स रेवेन्यू दिया जाता था, पे किया जाता था रेवेन्यू, वो बहुत ही लो था। तो नीच कल्टीवेशन में क्या डिफरेंस आया, मीन्स क्या डिफिकल्टीज आया, क्या प्रॉब्लम आया, ऑप्शन वाइज हम लोग देखते हैं। ऑप्शन है इसका पहला, लैंड वाज स्पार्सली, यहाँ स्पेस होगा वाज के बाद, वाज स्पार्सली पॉपुलेटेड। और लेबर्स वाज इजली, यहाँ भी स्पेस होगा, लेबर्स वाज इजली अवेलेबल। बुलॉक्स वर, यहाँ भी स्पेस होगा, readily available. And peasants and planters were always in conflict. ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाला मैटर है ये रैयत मीन्स रैयत जो कल्टीवेशन था उससे इंक्लूड था। मीन्स एक कन्फ्लिक्ट का यहाँ मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट। जो भी मीन्स पीसेंट्स और प्लांटर्स में उस समय कॉन्ट्रैक्ट, पीसेंट्स यहाँ कहा गया है, जो भी फार्मर्स उस समय के थे उन्हें पीसेंट्स कहा जाता था। एक कॉन्फ्लिक्ट जो ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट में था, लेकिन इसका तो नीज कल्टीवेशन से कोई लेना देना नहीं है। और अगर यहाँ हम लोग देखा जाए तो लैंड उस समय जो था नीच कल्टीवेशन के लिए जो भी मीन्स प्लांटर आते थे, प्लांटर अलग अलग यूरोप हो गया, फ्रेंच हो गया, उधर से इंडिया में आते थे, यहाँ अपना लैंड परचेस करके उस पर फिर इंडिगो कल्टीवेशन करते थे। तो उन लोग जो लैंड परचेस करते थे वो अलग अलग जगह पे रहता था, मीन्स एक जगह उन लोग का लैंड नहीं था, अलग अलग जगह पे रहता था, तो उसमें डिफिकल्टीज आती थी। तो यही प्रॉब्लम था नीच कल्टीवेशन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैंड वाज स्पार्सली पॉपुलेटेड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
परमानेंट सेटलमेंट वाज अ सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इंट्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्लू दिया गया स्टूडेंट्स, ये क्लू है, इससे हम लोग को हेल्प मिलेगी ये जो क्वेश्चन दिया गया उसे सॉल्व करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वाज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। नॉट यहाँ का है स्टूडेंट्स, इस नॉट को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है इसका ए, जमींदार्स कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द पीसेंट्स एंड पेड टू द कंपनीज। मैंने आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताया था कि उस समय जो लोकल राजास थे और तलुकदार्स थे उन्हें जमींदार्स बना दिया गया था, और वो फिर जो लेते थे मीन्स पीसेंट्स वो रेवेन्यू लेते थे और उसे फिर 10% वो खुद रखते थे उस रेवेन्यू का और 90% कंपनी को पेड करते थे। तो ये सही हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रेवेन्यू वैरिड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ लैंड। जो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो परमानेंट सेटलमेंट इसका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि जो रेवेन्यू है वो पीरियोडिकली परमानेंट रहता था, मीन्स हर साल वो चेंज नहीं होता था, वो हर साल मीन्स इक्वल, जब भी आपको कोई भी रेवेन्यू पे करना वो इक्वल अमाउंट में ही पे करना है, हर ईयर पर ईयर इक्वल अमाउंट में पे करना है। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। हर जो भी पीसेंट था उसके पास अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड था तो उसे सेम मीन्स जितना भी एक मीन्स प्रोविंस हो गया, एक विलेज हो गया, सपोज कीजिए एक विलेज हो गया, एक विलेज हो गया, उस विलेज में अगर ये विलेज हो गया तो यहाँ ये सारे अलग अलग पीसेंट्स के लैंड हो गए, तो जो भी पीसेंट्स हो गए सबको इक्वल रेवेन्यू पे करना होगा, इसलिए उसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट। ये कभी भी पीरियोडिकली चेंज नहीं होता था, ये हमेशा परमानेंट रखा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा बी, रेवेन्यू वैरिड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ लैंड। इसमें कहा जा रहा है कि कौन नहीं है परमानेंट सेटलमेंट से सिचुएटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रेवेन्यू वैरिड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ लैंड। और लैंड शुड बी ऑक्शन्ड, यहाँ ऑक्शन का बाकी हम लोग ऑप्शन भी देख लेते हैं, आंसर तो इसका पता चल गया बी होगा, लेकिन हम लोग ऑप्शन भी देख लेते हैं। लैंड्स कुड बी ऑक्शन्ड मीन्स इसमें कह रहा है कि कोई भी जो लैंड था मीन्स अगर पीसेंट जो उस समय के थे वो अगर रेवेन्यू पे करने में मीन्स रेवेन्यू नहीं पे कर पाते थे, मीन्स उनका जो रेवेन्यू था वो बहुत हाई उस समय मांगा जाता था, तो वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे एनुअली, तो उनका जो लैंड है वो ज़मींदार से ये सब उन्हें अपने नाम पे लिखवा लेते थे और पीसेंट्स को उस लैंड का कोई हिस्सा नहीं देते थे। और लैंड मीन्स वो फिर ज़मींदार से रिलेटेड हो गए, तो जो ज़मींदार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लैंड देते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी उस लैंड को ऑक्शन करती थी, मीन्स ऑक्शन का मतलब हो गया नीलामी करती थी और उन्हें बेचती थी जो भी मीन्स, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो पैसा चाहिए था लैंड से, तो अगर वो नहीं हो पाया तो ऑक्शन करती थी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज इंट्रोड्यूस्ड। अगर यहाँ जब ऑक्शन होगा तो जो ऑक्शन में खरीदेगा उस लैंड को तो वो तो उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन सही कह रहा है, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी परचेज गुड्स इन इंडिया बाय एक्सपोर्टिंग ब्लैंक एंड ब्लैंक फ्रॉम ब्रिटेन। जो उस समय का इंडियन करेंसी था, आप लोग जानते होंगे जो इंडियन करेंसी था उस समय का रुपी था। रुपी जब था तो उस समय तो ब्रिटेन का करेंसी अलग था, ब्रिटेन का करेंसी था डॉलर और यहाँ रुपीस था, तो इंडिया वाला बोला कि हमको तो सिर्फ हमारे ही पैसे मीन्स हमको सिर्फ रुपीस में चाहिए, डॉलर में नहीं चाहिए। उस समय कोई एक्सचेंज बैंक ये सब नहीं था, तो उस समय था जो ब्रिटेन से उन लोग गोल्ड और सिल्वर एक्सपोर्ट करते थे इंडिया, तब जाके परचेस करते थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपोर्ट मीन्स होता है किसी भी दूसरे देश से अपने देश में कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करना। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे रूल करते थे, तो वो तो एक तरह से उनका ही देश हो गया, तो दूसरे देश से अपने देश में कोई सी भी चीज़ को लाना वो हो गया एक्सपोर्ट। और अपने देश से किसी भी सॉरी स्टूडेंट्स, एक्सपोर्ट मीन्स होता है अपने देश से कहीं कोई चीज़ भेजना,
या कोई चीज़ को मीन्स अपने रीजन से आउट कर देना, वो हो गया एक्सपोर्ट, और किसी दूसरे रीजन से अपने रीजन में लाना, वो हो गया इम्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाउट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। उस समय जो लैंड का मेजरमेंट होता था वो बीघा में होता था, बीघा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीघा। और जो भी मीन्स मेजरमेंट होता था लैंड का बीघा में होता था, और एक बीघा के लिए 2 बुलॉक्स, बुलॉक्स मीन्स होता है बुलऑक्स, बुलॉक्स मीन्स होता है जो मतलब अभी जो मीन्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑक्स हो गया, फिर बुल्स हो गया, लैंड को कल्टीवेट करने में मीन्स उसका प्लग करने में, वही हो गया बुलॉक्स, हल जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was the chief advantage of the company when appointed as the दीवान ऑफ बंगाल? अब यहाँ देखिए दीवान ऑफ बंगाल कब, जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। मैं जो दूसरा वीडियो बनाया था चैप्टर नंबर 2, उसमें मैं इसके बारे में बताया था। अगर आपको वीडियो देखना तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। 1764 में बक्सर का जो बैटल हुआ था, वो बक्सर एक डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार में पड़ता है। बक्सर का जो बैटल हुआ था उसमें 3 कंबाइंड फोर्स ब्रिटिश से लड़ रही थी। वो तीनों कंबाइंड फोर्स था शाह आलम II का, एक था सिजाउद्दौला जो उस समय अवध का नवाब था, और उसके बाद हो गया एक और था मीर कासिम। ये तीनों की सेना ज्वाइन होकर लड़ रही थी ब्रिटिश के साथ, तो उसमें ब्रिटिश जीत जाता है। तो उसके बाद जो शाह आलम II थे, दिल्ली के नवाब मीन्स दिल्ली के जो राजा उस समय थे, वो दीवानी साइन करते हैं कि बंगाल का जो रियल हेड होगा अब से ब्रिटिश होगा। ब्रिटिश जो है बंगाल का रियल हेड होगा, और ये दीवानी साइन हुई थी कब? 12 अगस्त 1765, जब बैटल ऑफ बक्सर एंड हो गया था। उसके बाद इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जब मीन्स इसे कह रहा है क्या क्या एडवांटेज प्राप्त हुआ, मीन्स क्या क्या एडवांटेज मिल गया कंपनी को जब वो दीवानी प्राप्त कर ले बंगाल के, तो देखते हैं। द कंपनी हेल्प्ड द आर्टिसन टू सेल देयर गुड्स एट हाई प्राइस। कंपनी तो किसी की हेल्प नहीं करती थी। आर्टिसंस मीन्स हो गया जो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड थे, जो मीन्स पोट्री का काम हो गया, मीन्स जो सेल करने के लिए मीन्स जो आइटम्स बनाते थे, जैसे पोट हो गया, फिर हो गया डिफरेंट स्कल्पचर्स, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल एंड दे कुड राइज रेवेन्यू। उस समय जो था कंपनी का रेवेन्यू सिस्टम था, आप लोग अभी पीछे मैंने बताया परमानेंट सेटलमेंट आया था ये रेवेन्यू सिस्टम। तो वो जो कंपनी उस समय दीवानी बने, तो वो फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर हो गए टेरिटरी के। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स वहाँ जो टेरिटरी में जो भी रेवेन्यू ये सब था मीन्स पैसा था, वो अब कंट्री को मीन्स अब जो कंपनी है वो उसका रियल हेड बन गया था। तो वो मीन्स रेवेन्यू बढ़ा दिया। रेवेन्यू मीन्स होता है कर, वो जो कर था कर अपना बढ़ा दिया, और वसूली करने मीन्स ज़्यादा कर लेने लगा, मीन्स ज़्यादा रेवेन्यू लेने लगा कोई भी जो सेलर्स थे उनसे। और इसी तरह वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, मीन्स वहाँ जो भी बंगाल का खजाना था कह सकते, जो भी फाइनेंस था उसका उन लोग रियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल एंड दे कुड राइज रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What happened in 1770 in Bengal so that 1/3 of the population was wiped out? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जब भी मीन्स विप्ड आउट कहा कि 1770 में ऐसा क्या हुआ था कि जो बंगाल का 1/3 पॉपुलेशन मीन्स 10 मिलियन, उस समय 30 मिलियन था, 10 मिलियन उस समय 30 मिलियन था बंगाल का पॉपुलेशन, तो उसका जो 1/3% था
वो विप्ड आउट हो गया, मीन्स किसी कारणवश दुर्घटनावश वो मारा गया। तो क्या था? तो एक फेमाइन आया था। फेमाइन मीन्स होता है भूखमरी। फेमाइन आया था जिसके अंतर्गत, मीन्स ये फेमाइन क्यों आया था? क्योंकि 1757 में बैटल ऑफ प्लाजे हुआ, फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसके बाद 1765 में कंपनी चीफ ऑफिशियल बन गया बंगाल का। तो कंपनी जब ऑफिशियल बन गया तो रेवेन्यू बढ़ा दिया, और रेवेन्यू बढ़ा दिया तो पीसेंट्स उसे झेल नहीं पाए। तो इसी के कारण उन्हें खाना, मीन्स उनका जो ज़मीन है वो भी छीनने लगा कंपनी, उसे अपने अंडर करते गई। और जो भी मीन्स पीसेंट थे वो इसे सफ़र कर रहे थे, वो मीन्स इसे झेल रहे थे। और वो फिर कंपनी मीन्स उससे के कारण फेमाइन आया था, एक मीन्स भूखमरी की। कंपनी तो उसका ज़मीन ले लिया, तो अब पीसेंट्स खाएंगे क्या, खेती कैसे करेंगे? क्योंकि उस समय का जो प्राइमरी टास्क था, कोई भी पर्सन जब होता था उस समय, तो उसका प्राइमरी टास्क था एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ड्यू टू अ टेरिबल फेमाइन 10 मिलियन पीपल इन बंगाल वेयर वाइप्ड अप। आंसर हो जाएगा ए। बाकी हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। रॉबर्ट क्लाइव हैड टू वेज अ बैटल with the locals and killed many। ऐसा तो नहीं था कि रॉबर्ट क्लाइव से दो ही बैटल लड़ा था, 1757 में और 1764 में। सॉरी 1757 में ही रॉबर्ट क्लाइव बैटल लड़ा था, 1764 में दूसरे हेड थे। 1757 में इसमें कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव सिर्फ बैटल ही लड़ते थे, नहीं, ये तो नहीं होगा। द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच हैड अ वॉर इन बंगाल एंड मैनी वर किल्ड। जो फ्रेंच थे, ये अगर हम लोग इंडिया का मैप देख लें तो जो फ्रेंच थे, फ्रेंच गुजरात के तरफ आए थे, और जो ब्रिटिश थे वो बंगाल के तरफ थे। तो यहाँ तो बैटल हो ही नहीं सकता क्योंकि फ्रेंच इधर आए ही नहीं थे। फ्रेंच उस समय बहुत कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि इसके बारे में आप लोग को हायर क्लासेस में पढ़ना है, क्लास 9 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन पहले इसका देख लेते हैं। द ब्रिटिश शिप्ड अ लॉट ऑफ लोकल्स टू ब्रिटेन एंड द मेट विथ एन एक्सीडेंट। इसमें कह रहा है कि जो ब्रिटिश है वो जो भी बंगाल का रेवेन्यू था वो ब्रिटेन ले जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द गिवन पॉसिबिलिटीज विच ईयर डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि जो परमानेंट सेटलमेंट है 1793 में बंगाल में लॉन्च किया गया। कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस इसे लॉन्च किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड बंगाल विटनेस द ग्रेट फेमाइन। ग्रेट फेमाइन मीन्स जो भूखमरी आया था बंगाल में कब आया था? 1717 में। पिछले क्वेश्चन में हम लोग ये डिस्कस किए थे। 1770 में एक फेमाइन आया था। क्यों आया था? कि ब्रिटिश वहाँ का एक्चुअल हेड बन गया था, वो रेवेन्यू पे बहुत इफेक्ट किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1770। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A few statements with respect to the Bengal economy after the company had become the Diwan are given. Pick out the one that is not applicable. यहाँ स्टूडेंट्स देखें not लिखा हुआ है, not applicable to the Bengal economy। देखते हैं हम लोग ऑप्शन। The artisans means मैंने आपको बताया जो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड है। Artisans started deserting villages as they were forced to sell their goods to the company at low price। उस समय जो भी कंपनी का जो ऑफिशियल्स था, मीन्स उस समय जो भी कंपनी का ऑफिशियल्स थे, मीन्स ऑफिसर, वो ये कहते थे कि आप हमें लो प्राइस में कोई भी मटेरियल दीजिए, क्योंकि हम लोग आपके राजा हैं। और यहाँ से फिर उन लोग ब्रिटेन ले जाता था उस गुड्स को, और उससे फिर वहाँ हाई प्राइस में बेचता था, जिससे उन लोग का बहुत प्रॉफिट होता था। तो ये सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
peasants were unable to pay the dues that were being demanded from them. peasants उस समय क्योंकि जो ड्यूज मीन्स जो रेवेन्यू मांगा जाता था वो बहुत ही हाई था, इसलिए पेशेंट्स अनेबल थे। ये भी सही है। द बंगाल इकोनॉमी थ्रीटेंड एंड प्रोग्रेस्ड, इसमें कह रहा है जो बंगाल का इकोनॉमी था वो प्रोग्रेस थोड़ी ना हुआ था। इकोनॉमी प्रोग्रेस कब होता है? इकोनॉमी क्लास 9 में आप लोग पढ़ेंगे। जो इकोनॉमिक्स है वो उसका मीन्स इकोनॉमी मीन्स जो कंट्री, होल कंट्री मीन्स ये अगर इंडिया है तो इसका इकोनॉमी प्रोग्रेस कब होगा? मुझे ड्राइंग अच्छा नहीं आता इसलिए जो इसका इकोनॉमी प्रोग्रेस कब होगा? जब वहाँ का जो भी पर्सन है उसका जो इनकम है मीन्स उसका जो सैलरी है पर मंथ सैलरी वो इंक्रीज होगा। तो वहाँ का तो जो सैलरी था उन लोग का डिक्रीज हो रहा था, यहाँ प्रोग्रेस नहीं होगा। ये आंसर सही हो जाएगा। ये बंगाल के इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं था। यहाँ थ्रीटेंड एंड प्रोग्रेस, थ्रीटेंड सही है लेकिन यहाँ प्रोग्रेस नहीं होगा, यहाँ होगा डिक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द कंपनी आस्क द राजास टू कलेक्ट रेवेन्यू? जो कंपनी और राजास को कैसे कहते थे कि तुम रेवेन्यू कलेक्ट करो? राजा हैड टू गिव इट फ्रॉम देयर ट्रेजरी, जो उस समय का राजा था, जो ये मतलब परमानेंट सेटलमेंट का बात है। 1793 में जो परमानेंट सेटलमेंट आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे, उसके द्वारा जो भी राजा था उनको जमींदार्स बना दिया गया था, जमींदार्स बना दिया गया था। और जमींदार्स बनाने के बाद वो जो थे वो पीसेंट से लेते थे 100%, उसका 10% अपने पास रखते थे और 90% कंपनी को देते थे एज अ रेवेन्यू या एज अ टैक्स आप कह सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा राजाज अपना टेरिटरी से नहीं देते थे, राजाज हैड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीसेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट हु वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार? परमानेंट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग किसे जमींदार बना दिया था? परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आया और इसके द्वारा जो राजास और तलुकदार्स थे, तलुकदार्स मीन्स जो मैपिंग रखते थे किसी भी गांव का, किसी भी मीन्स विलेज का मैप उनके पास रहता था, उन्हें पता था कि किसके पास कितना रेवेन्यू है, कितना प्रॉपर्टीज़ है, कितना लैंड है, किसी भी पीसेंट्स के पास कितना पीस ऑफ लैंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजास एंड तलुकदार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द गिवन डेट्स ऑन विच डेट did the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal? the East India Company को Diwan of Bengal 12th August 1765 में दीवानी उनको प्राप्त हुई। इससे दीवानी ऑफ बंगाल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और ये ये जो बंगाल का दीवानी है ये कंपनी को किसने दिया था? वो थे शाह आलम टू, उस समय के मुगल एम्परर, मुगल ये थे, एक मुगल एम्परर थे, दिल्ली के राजा थे मुगल एम्परर शाह आलम टू। कब दिए? 1765 12th अगस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑन 12th अगस्त 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको फोटो क्लियर नहीं होगा, इसे हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन से पता चल जाएगा। विच गवर्नर जनरल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल? आइडेंटिफाई फ्रॉम द पिक्चर गिवन। ये पिक्चर आप लोग हटा दीजिए। यहाँ देखिए कौन सा गवर्नर जनरल जो थे वो परमानेंट सेटलमेंट लॉन्च किए थे। तो परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लॉन्च हुआ था, उसे लॉन्च किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड आप लोग याद रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल मीन्स फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, उन्हें इस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। उनका टाइम पीरियड है 1785
टू 1793 तक। तो 93 में तो आया था परमानेंट सेटलमेंट। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये इंडिया में मीन्स वो बंगाल के गवर्नर जनरल इतना से इतना तक रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ दीवान ऑफ। मुगल एम्परर जो है वो, जो मुगल एम्परर थे शाह आलम टू, वो बंगाल का दीवानी दिए थे। किसका दीवानी दिए थे? बंगाल का। किसे दिए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बंगाल। उस समय जो बिहार और उड़ीसा था ये भी पार्ट बंगाल का था। इसका डिवीजन हुआ 1905 में। इसके बारे में हम लोग 9 जो चैप्टर है, 9 चैप्टर, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड ब्लैंक मिलियन पीपल इन बंगाल। जो 1/3 पॉपुलेशन है बंगाल का वो डिमिनिश्ड हो गया, मीन्स वो विप्ड आउट हो गया। तो 1/3 पॉपुलेशन उस समय बंगाल का होल पॉपुलेशन 30 मिलियंस का था। तो 1/3 पॉपुलेशन हो गया 10 मिलियन। 10 मिलियन वहाँ उन लोग विप्ड आउट हो गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राजास एंड तलुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज। जो परमानेंट सेटलमेंट आया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे, उसके द्वारा जो राजास और तलुकदार्स थे किसी भी विलेज या किसी भी प्रोविंस के, तो उन्हें जमींदार बना दिया गया था। और जमींदार थे तो 100% ये पीसेंट से लेते थे, 10% खुद रखते थे और 90% कंपनी को देते थे एज अ टैक्स या एज अ रेवेन्यू कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द महलवारी सिस्टम वाज डिविस्ड, यहाँ स्पेलिंग गलती लिखा है, DEVIED होगा, डिविस्ड, DEVIED, हाँ ठीक है। डिविस्ड बाई एन इंग्लिश मैन कॉल्ड। जो महलवारी सेटलमेंट है, पहले जान लीजिए उस समय जो महल यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ, महल का मतलब होता है विलेज। इस महलवारी सेटलमेंट के अंतर्गत आया कि कोई भी अगर पीसेंट्स है उसका जो मीन्स किसी भी प्रोविंस का कलेक्टर, मैं पिछले वीडियो में कलेक्टर के बारे में बता चुका हूँ, आप लोग उसे जाके देख सकते हैं। किसी भी प्रोविंस का जो कलेक्टर है वो, और विलेज का जो हेडमैन है जिसे अभी हम लोग सरपंच के नाम से जानते हैं, वो दोनों मीन्स मिल के और किसी भी विलेज का मैपिंग तैयार करेंगे और उसे मीन्स उसमें लैंड का जो भी मीन्स मेजरमेंट होगा वो रखेंगे। और रखने के बाद वो फिर उस हिसाब से पीसेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और वो फिर कंपनी को देंगे। तो उसे निकाला था हॉल्ट मैकेंजे ने। कब? 1822 में। कहाँ निकाला था? यूपी स्टेट के आसपास। उस समय जो यूपी प्रोविंस है वो बंगाल में ही पड़ता था, तो यूपी स्टेट के आसपास इसे निकाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉल्ट मैकेंजे। और एक और सिस्टम था जिसका नाम था रैयतवाड़ी सेटलमेंट। वारी बोलिए, वारही बोलिए, वारी सेटलमेंट, वारी या वारही, रैयतवाड़ी सेटलमेंट। इसे सबसे पहले निकाला था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। लेकिन वो जब निकाले थे तो वो इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके थॉमस मुनरो उस समय मद्रास प्रोविंस का गवर्नर थे। कब से कब तक रहे? मीन्स गवर्नर जनरल थे 1819 से लेकर 1826 तक वो मद्रास प्रोविंस के गवर्नर जनरल रहे। तो उन्होंने ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट को डिस्कवर नहीं किया, डिस्कवर मत बोलिएगा, उन्होंने इसे मॉडिफाई किया। इसका डिस्कवर किसने किया था? अलेक्जेंडर रीड ने, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। और ये जो सेटलमेंट है इसके द्वारा कोई भी जो पीसेंट्स है वो अपना जो भी मीन्स लैंड का जो रेवेन्यू है मीन्स टैक्स है वो डायरेक्ट कंपनी को सेंड कर सकता है, मीन्स कंपनी को डायरेक्ट वो दे सकता है। तो इसमें उसका फ़ायदा हो गया कि जो परमानेंट सेटलमेंट था 100% लेता था जमींदार, 10% खुद रखता था, तो और 90% कंपनी को देता था। तो उसमें जो 90% कंपनी के पास गया वो तो गया, लेकिन 10% इन लोग का बचा। तो ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट में मद्रास ये भी मीन्स महलवारी जो सेटलमेंट था उससे ये हल्का मिलता जुलता था, लेकिन वो था यूपी प्रोविंस में हुआ था और ये जो है वो मद्रास प्रोविंस में हुआ साउथ में। तो इसे कौन लॉन्च किए थे?
अलेक्जेंडर रीड लॉन्च किए थे, लेकिन इसे मॉडिफाई किया था थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपनी वॉज ट्राइड टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक। जो कंपनी उस समय थे, इंडिगो उस समय बहुत प्रचलित था, मीन्स इंडिगो का जो कल्टिवेशन था वो बहुत होता था। जैसे सेंट डोमिंगम में इंडिगो का कल्टिवेशन होता था, फिर जमाइका में होता था। तो जो कंपनी जो थे वो अफीम और इंडिगो, अफीम मीन्स एक तरह का ड्रग्स होता है, अफीम और इंडिगो ये दोनों का एक्सपोर्ट करते थे। अफीम का एक्सपोर्ट ज़्यादातर चाइना में होता था, इंडिया से चाइना जाता था, और उसके लिए कंपनी को अच्छा खासा पेमेंट मिल जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अफीम एंड इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। By 1810 the indigo imported to Britain from India was blank%। जो उस समय देखिए स्टूडेंट्स, एक वुड नाम का एक मीन्स पेड़ आया करता था उस समय, मीन्स ट्री था वुड नाम का, वो भी इंडिगो से ही रिलेटेड था। वो भी ब्लू डाई का ही काम करता था, मीन्स ब्लू कलर का वो भी डाई देता था, लेकिन वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं था। तो उसके रिप्लेसमेंट में कौन आया? इंडिगो आया उसके रिप्लेसमेंट में। तो इंडिगो का जो खेती है वो मीन्स जो फार्मिंग है, कल्टीवेशन, वो पहले होता था ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि बैन कर दिया गया। मीन्स जहाँ भी मीन्स जो भी कहीं भी अगर इंडिगो का कल्टीवेशन होता था, तो जो भी वहाँ के मीन्स जो स्लेव्स थे, मीन्स जिनसे इंडिगो कल्टीवेशन करवाया जाता था, वो उनका फिर जो लैंड था वो फिर अनकल्टिवेटेड हो जाता था, मीन्स बंजर, उसे फैलो कर सकते हैं कि वो फिर मीन्स उस पर हम लोग कोई भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते, कोई भी प्लांट फिर उस पर नहीं ग्रो कर सकते। तो इसलिए उन लोग जल्दी जल्दी रिबेल करता था। रिबेल मीन्स कर सकते हैं रिवॉल्ट करता था। तो रिवॉल्ट करता था, तो फिर ब्रिटेन में इंडिगो का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया, तो वो फिर इंडिया में इंडिगो का कल्टीवेशन करवाने लगा। तो 1810 में इंडिगो का जो कल्टीवेशन 95% फिर वर्ल्ड, ऑल ओवर जो वर्ल्ड है उसका एक्सपोर्ट जो मीन्स जाता था ना इंडिगो, 95% इंडिगो इंडिया से जाता था। कितना परसेंट? 95%। सोचिए इंडिया कितनी अच्छी, इंडिया का जो लैंड है वो कितना अच्छा है, कोई भी क्रॉप इंडिया में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन। ये क्लू दिया हुआ, क्लू पढ़ते हैं हम लोग। आफ्टर द इंडिगो रिविलियन इन बंगाल द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो शिफ्टेड टू बिहार। देखिए स्टूडेंट्स, जो पहले मीन्स 1917 का यहाँ बात चल रहा है, तो 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो गया था। लॉर्ड कर्जन उस समय के वायसराय थे, तो उन्होंने जो डिवीज़न किया, तो उस डिवीज़न के कारण जो बंगाल और बिहार है, अभी का जो बिहार, वो सेपरेट हो गया। तो जो अभी का बिहार है वहाँ पहले मीन्स बंगाल में रिबेल हो गया, मीन्स ब्लू रिवेलियन कह सकते हैं कि जो भी बंगाल में पीसेंट्स थे जो इंडिगो का कल्टीवेशन करते थे, वो रिबेल कर गया, उन लोग रिवॉल्ट कर दिया इन लोगों के खिलाफ, प्लांटर्स के खिलाफ, कि अब हम लोग तुम्हारा इंडिगो का खेती नहीं करेंगे। तो उन लोग फिर बिहार में आ गए। तो बिहार में फिर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया 1917 में, जो बहुत ही बेनिफिशियल रहा, और जिसके कारण बिहार में भी इंडिगो कल्टीवेशन बैन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लू पढ़ देते हैं पहले। द महलवारी सिस्टम वाज implemented in the northern west province of Bengal presidency by Holt Mackenzie. Which of the following strategy was not, यहाँ हो गया not a part of the महलवारी settlement? ऑप्शन देख लेते हैं। नॉट यहाँ कर रहा स्टूडेंट्स, इसे ध्यान रखिएगा। द पीसेंट्स हैड द राइट टू डायरेक्टली पे द रेवेन्यू टू द ब्रिटिश। ये ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पीसेंट्स हैं उनके पास राइट नहीं था ये कि वो डायरेक्ट ब्रिटिश के पास रेवेन्यू पे कर दे। ये राइट था रैयतवाड़ी सेटलमेंट में, जो मद्रास प्रोविंस में था, लेकिन महलवारी सेटलमेंट में ये नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
बाकी जो भी तीनों ऑप्शन दिया हुआ है इसका जो राइट है ये था उन लोग के पास। अगर आपको इस पूरे जो भी क्वेश्चन है उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया होगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंश्योर्ड अ फिक्स्ड एनुअल इनकम फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ ये तो सही है, ये मीन्स क्लू दिया हुआ है कि जो परमानेंट सेटलमेंट है, परमानेंट इसका नाम ही इसलिए पड़ा था क्योंकि जो भी रेवेन्यू या कह सकते हैं टैक्स ब्रिटिश के पास जाता था पीसेंट्स के द्वारा, वो हर साल फिक्स रहता था, हर ईयर मीन्स एनुअली वो फिक्स्ड रहता था। इससे हम लोग इसमें कह रहा व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, तो इसे हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम था जमींदारी सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम हम लोग इसे कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो राजास और तलुकदार थे उसे जमींदार बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेंच cultivated indigo in blank and the English cultivated indigo in blank during the during the 15th 16th century. The information in which alternative completes the given statement। इसमें जो करा जो फ्रेंच थे वो कहाँ कल्टीवेशन करते थे इंडिगो, और जो इंग्लिश से मीन्स ब्रिटिश वो कहाँ कल्टीवेशन करते थे, कब 16 to 15 मीन्स 15-16 सेंचुरी। यहाँ जो 15-16 सेंचुरी हुआ उसके बाद 1791 में स्लेव रेवोल्यूशन आया, और 1788 में इसमें स्लेव रेवोल्यूशन आया जिसमें ये जो इंग्लिश थे और फ्रेंच थे इन्हें मीन्स जो भी वहाँ स्लेव ड्यूटी करते थे, जो भी इंडिगो कल्टीवेशन करते थे वो इंडिगो कल्टीवेशन करने से साफ मना कर दिए, इसलिए उसके बाद इंडिया में इंडिगो का कल्टीवेशन हुआ। तो वो हुआ था सेंट डोमिंगम, यहाँ स्पेलिंग गलत है, जेड नहीं होगा, डोमिंगम एम होगा यहाँ, डोमिंगम, सेंट डोमिंगम और जमाइका में इंग्लिश करते थे, और जो सेंट डोमिंगम है यहाँ फ्रेंच कल्टीवेशन करवाते थे इंडिगो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As compared to the Mahalwari settlement, the differentiating feature in the permanent settlement system was that जो महलवारी सिस्टम है, महलवारी सिस्टम कंपेयर यहाँ किया जाता है किसका, महलवारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट का, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू जो है वो हर साल फिक्स रहता था, लेकिन जो महलवारी सेटलमेंट था उसमें फिक्स नहीं रहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीसेंट्स वाज फिक्स्ड, यही उसमें दोनों में डिफरेंस था, बाकी सब तो सेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन, डिक्लाइन मीन्स होता है घट जाना या कमी होना, डिक्लाइन इन द ग्रोथ ऑफ इंडिगो प्लांटेशन। इंडिगो प्लांटेशन मीन्स इंडिगो प्लांटेशन होते 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 ऐसा समय आया कि जो इंडिया में जो भी मीन्स पीसेंट थे उनके लैंड अनकल्टिवेटेड हो गए, मीन्स बंजर हो गए, कि वहाँ फिर और कुछ क्रॉप ग्रो नहीं हो पा रहा था। तो फिर उन लोग रिबेल करने लगे, मीन्स रिवॉल्ट करने लगे। तो फिर जो क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया जो ब्रिटेन की उस समय क्वीन थी, उन्होंने ये साफ मना कर दिया कि हाँ अब हमें इंडिगो नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उन लोग अगर या ऐसा ही इंडिगो कल्टीवेशन अभी भी अगर मीन्स उस समय चलते रहता तो जो भी रिबेलियन थे वो उस समय फिर जो भी मीन्स इंडिया से ब्रिटेन का पकड़ हट जाता, इसलिए क्वीन विक्टोरिया मना कर दी कि अब ऐसा हम लोग को नहीं करना है, छोड़ दो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रिटिश प्लांटर्स कलेक्टेड रेंट एंड लोन्स फ्रॉम पीसेंट्स थ्रू एन एजेंट हु वाज यूजुअली एन इंडियन। उस एजेंट्स को कहते थे गोमथाज, गोमथाज उसे कहते थे। मीन्स ये जो गोमथाज थे एक तरह का मीडिएटर का काम करते, जो पीसेंट्स से मीन्स ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट का रैयत कल्टीवेशन, जो इंडिगो का दो पार्ट में बांटा गया था, एक नीच कल्टीवेशन, एक हो गया रैयत कल्टीवेशन। तो ये दोनों में जो रैयत कल्टीवेशन था उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था कि पीसेंट्स जो है वो अपना लैंड का 25 मिनिमम 25% में कल्टीवेट करेंगे क्या, इंडिगो,
जो ब्रिटिश प्लांटर उन्हें सीड प्रोवाइड करेंगे और बुलॉक्स प्रोवाइड करेंगे, तो वो मीन्स कहते थे कि और उन्हें जो मीन्स पे किया जाता था, जो पीसेंट्स को दिया जाता था ब्रिटिश प्लांटर्स के द्वारा, वो बहुत ही कम होता था। तो वो जो थे वो देते थे कौन, मीन्स उन्हें मिलाते थे ब्रिटिश से गोमथास, क्योंकि गोमथास को भी उसके लिए कुछ मीन्स पे कर, मीन्स मान लीजिए आप जो ब्रिटिश है, मीन्स सपोज कीजिए कि जो ब्रिटिश है वो किसी मीन्स उसका बजट है 100 रुपीज़, सपोज कीजिए 100 रुपीज़ बजट है, तो वो जो प्लांटर था उस समय 100 रुपीज़ में मीन्स उसको पूरा इंडिगो कल्टीवेशन कर देना। तो उस समय जो पीसेंट था, पीसेंट को उन लोग दिया मान लीजिए 20 रुपीज़ दे दिया, ठीक है। और जो गोमथास थे एजेंट्स, उनको भी इसमें का कुछ परसेंट मिलता था। मान लीजिए गोमथास को भी 20 रुपीज़ दे दिया, 40 चला गया, बाकी जो 60 है 60 रुपीज़ वो इन लोग मैनेज करेगा किसमें, प्लांटर्स में। मीन्स प्लांटिंग के लिए जो सीड रहता है, सीड के लिए हो गया, उसके बाद सीड के बाद फिर इन लोग बुलॉक्स के लिए हो जाएगा। और जो अगर खुद का ज़मीन है तो वो ठीक है, लेकिन अगर किसी का ज़मीन रेंट पे लिया उसके लिए हो जाएगा। और इन लोग जो मीन्स कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि कोई जो पीसेंट्स है वो मना कर देते थे, तो इन लोग जो मीन्स प्लांटर्स थे ब्रिटिश प्लांटर, वो अपने लिए एक लाठी आल्स, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं लाठी एक बोली, मीन्स ये एक गांव का भाषा है लाठी, इसका मतलब होता है स्टिक। तो इन लोग लाठी आल्स रखते थे, उसको भी पे करते थे, एक तरह का इन लोग बॉडी गार्ड हो गया जो बचाता था प्लांटर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमथास, ऑप्शन सी गोमथास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765 नेम दिस ब्रिटिश पर्सनैलिटी। उस समय जो गवर्नर थे, यहाँ गलती लिखा हो, गवर्नर जनरल नहीं होगा, गवर्नर होगा। उस समय जो गवर्नर थे जो दीवानी लिए थे किससे, शाह आलम टू से, वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ये मिला था 1764 में। तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव थे जिन्हें मीन्स 1757 जो युद्ध हुआ था बैटल ऑफ प्लाजे, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर बना दिया गया था, कहाँ का, बंगाल का। लेकिन गवर्नर एक तरह के रॉबर्ट क्लाइव ही मेन हेड थे, लेकिन उसमें पपेट रूल चल रहा था किसका, मीर जाफर का, जो सेनापति था, मीन्स कमांडर इन चीफ था किसका, सिराजुद्दौला का, बैटल ऑफ प्लाजे में हार गया था। किस लिए, क्योंकि जो मीर जाफर है वो साथ दे दिया था इंग्लैंड, मीन्स जो ब्रिटेन सेना थी उसका साथ दे दिया था। इसके बारे में मैंने सेकंड वीडियो में डिटेल से पढ़ाया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है, इसे अच्छा से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जो आपका 8th क्लास है वो ख़त्म होने वाला है, तो उसका एग्ज़ाम अभी नज़दीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आपके स्टडीज़ में क्लास 6, 7, 8 से रिलेटेड, तो आप कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट का कौन से चैप्टर में डिफ़िकल्टीज़ है। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो मैं उस चैप्टर का MCQ करवा दूंगा, अगर आप कमेंट करके मुझे बताएं तो। इसलिए थैंक यू फॉर टुडे। अब हम लोग मिलते हैं टुमारो। डेली शाम को मीन्स इवनिंग में हम लोग का एक वीडियो अपलोड होता है इंग्लिश मीडियम के लिए, मीन्स CBSE के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी। हम लोग दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मीन्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ है, मैं इससे पहले 2 वीडियोज़ आज पढ़ा चुका हूँ, चैप्टर 1 और 2, ये चैप्टर 3 है, 3rd वीडियो। तो आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।